अध्याय 9 आनुवंशिकता क्लास 10 साइंस। आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो आनुवंशिकी या आनुवंशिकता का जो जनक होता है वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। नर में कौन सा सूत्र गुणसूत्र जो होता है वो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? तो वाय गुणसूत्र जो है वो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। मनुष्य की कोशिकाओं में गुणसूत्र पाए जाते हैं तो 23 जोड़े गुणसूत्र के पाए जाते हैं। आनुवांशिकता या वंशागति के नियम किसने दिए? तो जो आनुवांशिकता के जनक है उन्होंने ही उससे संबंधित नियम दिए हैं और वो है हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल। और मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे? मटर के पौधों पर। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं एक्स वाई और स्त्री में लिंग गुणसूत्र होते हैं एक्स एक्स। और इसी से हमने कहा कि जो वाई गुणसूत्र होता है वो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। सभी जीवों का शरीर किसका बना होता है? डेफिनेटली हम सबको पता है कि वो कोशिकाओं का बना होता है। मेंडल के प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे उसका संकरण बोने पौधे जिनके सफ़ेद पुष्प से कराया गया। उनकी संतति के सभी पौधों में पुष्प बैंगनी रंग के थे परंतु उनमें से आधे बोने थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधों की आनुवांशिक रचना जो है वो है कैपिटल टी स्मॉल टी WN W। ये आप याद रखिएगा, ये बुक के पीछे लिखा हुआ एक क्वेश्चन है। जीवधारियों की में पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण जो होता है उसे हम कहते हैं आनुवांशिकता और ये लक्षण आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। तो एक नंबर में कभी इसको सीधे सीधे प्रश्न के रूप में भी पूछा जा सकता है कि आनुवांशिकता क्या है या आनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं। तो एक प्रश्न के उत्तर के रूप में भी आप एक नंबर या 2 नंबर में इसको तैयार कर सकते हैं। फिर है विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं आनुवंशिकी। तो आनुवंशिकी क्या है इसको भी इस रूप में याद किया जा सकता है। जब विपरीत लक्षणों वाले जोड़े में क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होते हैं उन्हें कहते हैं प्रभावी लक्षण। जैसे लंबे पौधे और बोने पौधों में संकरण कराया और पहली पीढ़ी में सारे लंबे पौधे आए तो ये प्रभावी लक्षण आया। और पहली पीढ़ी में जो नहीं प्रकट हुआ अप्रभावी लक्षण है जो दूसरी पीढ़ी में जाकर प्रकट होता है तो वो हो जाता है अप्रभावी लक्षण। डीएनए का वह भाग जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है उसे हम कहते हैं जीन। ये जीन क्या है इस रूप में भी इसको आप याद कर सकते हैं। गुणसूत्र किसे कहते हैं इस रूप में अगले प्रश्न को याद किया जा सकता है कि सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में स्थित लंबी धागेनुमा संरचना है जो आनुवंशिकी में योगदान देती है उसको हम कहते हैं गुणसूत्र। तो ये परिभाषा रूप में भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव रूप में भी हो सकता है। लैंगिक जनन वाले जीवों में एक अभिलक्षण के जीन के प्रतिरूप कितने होते हैं? तो 2 होते हैं, एक प्रभावी और एक अप्रभावी। फिर है एक अनुवांशिक इकाई है तो उसका जवाब होगा जीन। और अनुवांशिक पदार्थ का विनिमय अर्धसूत्री विभाजन के दौरान होता है। F2 पीढ़ी में लंबे और बोने पौधों का क्या अनुपात होता है? तो F1 पीढ़ी में तो सारे लंबे थे पर जब F2 पीढ़ी में आते तो लंबे और बोने पौधों का अनुपात होगा 3:1। मतलब जो तीन तीन लंबे तीन के रेशो में जो लंबे पौधे हैं तो हम कहेंगे वो प्रभावी लक्षण को बताएंगे और एक में जो है वो बोने पौधे अप्रभावी लक्षण को बताएंगे। मेंडल का प्रभाविता का नियम पूछा जा सकता है 2 नंबर में कि इस नियम के अनुसार जब विपरीत लक्षणों वाले किसी जोड़े को आपस में क्रॉस कराया जाता है, विपरीत लक्षण मतलब लंबे पौधे जो हमेशा लंबे ही पौधे देते हैं उनको, बोने पौधे जो हमेशा बोने ही पौधे देते हैं उनके साथ क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई दिए, मतलब केवल लंबे पौधे, है ना। तो ये है प्रभाविता का नियम। और पृथक्करण का नियम क्या है कि जब एक जोड़ा विपरीत लक्षणों को एक संकर में साथ साथ लाया जाता है तो वे एक दूसरे से बिना मिश्रित हुए साथ साथ रहते हैं और जब युग्मकों का निर्माण होता है तो वो पूर्ण शुद्ध रूप से अलग अलग हो जाते हैं और अगली पीढ़ी में पृथक पृथक रूप से पहुंच जाते हैं। तो मेंडल का ये नियम पृथक्करण का नियम कहलाता है। तो ये दोनों नियम आप याद कर सकते हैं, 2 अंक के अंदर आने की संभावना इनकी रहेगी। अगर वो 2 अंक में बहुत सरल प्रश्न को बनाता है तो मेंडल ने मटर के पौधों का ही चुनाव क्यों किया? तो इसका पौधा 1 वर्षीय होता है और इसका पुष्प द्विलिंगी होता है। हालांकि इसमें बहुत अधिक इसमें विरोधी लक्षण पाए जाते हैं, ये भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। और 2 ही आपको लिखना है तो 1 वर्षीय और द्विलिंगी से आप काम चला सकते हैं। धन्यवाद। अब नेक्स्ट हमारा होगा कि मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। अब जैसे अभी प्रभावी और अप्रभावी की बात करें तो मैंने कहा ना कि मेंडल ने 2 विकल्पी लक्षण वाले मटर के पौधों को क्रॉस कराया है। विकल्पी लक्षण मतलब कि जिसमें एक तरह के लंबे पौधे थे जिनसे लंबे पौधे मिलते हैं, एक तरह के बोने जिनसे बोने मिलते हैं। तो पहली पीढ़ी में केवल लंबे पौधे आए, है ना। लेकिन जब उन लंबे पौधों में स्वपरागण कराया, है ना, तो दूसरी पीढ़ी में लंबे और बोने दोनों आ गए 3:1 में। तो लंबे होने का प्रभावी लक्षण हो गया और बोने होने का लक्षण अप्रभावी हो गया।
ठीक है, ये और आप हटा दीजिएगा, लक्षण अप्रभावी था। अब मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो याद रखिए कि मनुष्य में बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है वो नर में पाए जाने वाले वाई गुणसूत्र पर डिपेंड करता है। कैसे? एक्चुअली स्त्रियों में जो लिंग गुणसूत्र है वो एक्स एक्स है, पुरुषों में है वो एक्स वाई। ओके, अब सभी बच्चे चाहे लड़का हो लड़की हो, उसको अपनी माता से, तो यहाँ देखिए एक्स एक्स है तो माता से तो एक्स ही मिलेगा। और बच्चे का निर्धारण तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसको पिता से कौन सा गुणसूत्र मिला। अगर एक्स मिला है तो वो एक्स एक्स होकर लड़की हो जाएगी, और अगर वाई मिला है तो वो एक्स वाई होने पर लड़का हो जाएगा। तो मनुष्य में बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है वो पुरुष से मिलने वाले वाई गुणसूत्र के ऊपर डिपेंड